Okay, good morning and welcome back. Nowadays, Zoom is giving a little bit of problem. शुरू में इतना नहीं था, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आने लगा है. एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम आ रहा है, आज भी आ रहा था. जैसा अभी मैंने क्लास सेट किया तो तुम लोगों को तो पता ही है कि एक लैपटॉप में रहता है और जो कैमरा है वो सामने है ना. तो पहले लैपटॉप को होस्ट के हिसाब से मैंने लॉगिन किया, फिर कैमरे को ऑन करते ही 2, 3, 4, 5 उसी नाम के आ गए खुद ही. So this is now very common actually, and that is it is showing multiple entries of the same. Within no time there were 6, 7 logins without actually even one login. फिर मैंने बाद में तुम लोगों को पासवर्ड दिया, लेकिन तुम लोगों का एंट्री तो खैर स्मूथली हो रहा है अभी तक. लेट्स सी द रेस्ट ऑफ इट, आगे क्या होता है. पर अभी तक तो स्मूथली है ना. चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन. ऑलरेडी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं. भावना, धैर्य, मनन, शिवम, वंशिका, कार्तिक, खुशी, धैर्य. So let's begin. ये चैप्टर एक्चुअली एडवांस में तो देखो है नहीं, ठीक है ना. ये पूरा चैप्टर ही एडवांस में नहीं है, जे एडवांस है. बट यस, मेंस में क्वेश्चन आते हैं इससे. मतलब 2 साल 3 साल में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है. और आजकल मल्टीपल पेपर्स हो गया तो किसी न किसी पेपर में आ ही जाता है. दैट्स हाउ आई वुड पुट इट, ठीक है. बट हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, या हर पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि थोड़ा सा सेकेंडरी चैप्टर माना जाता है. बट इसमें एक दो इश्यूज है. नंबर 1 इज दैट एक तो ना थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड. जैसे अगर मैं फिजिक्स का जर्नी देखूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच वाज दैट वो यूनिट डायमेंशन एरर वाला से लेके अभी तक आई एम इंक्लूडिंग ऑल दोस रोटेशनल, ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, फिर एसएचएम वेव्स, हीट थर्मोडायनेमिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म. अभी तक ऐसे कोई चैप्टर नहीं था जिसमें आई वुड प्रोबेबली सजेस्ट कि थोड़ा सा रोट लर्निंग कर लेना, याद कर लेना एंड ऑल. ऐसे कोई चैप्टर नहीं था, लेकिन इस चैप्टर में करना पड़ेगा थोड़ा सा. और उसके पीछे रीजन ये है कि इस चैप्टर में कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसको तुमको याद करके उसके वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे. रीजन बीइंग दैट उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस काइंड इन द एंटायर फिजिक्स टिल डेट. बट ऐसे एक दो चैप्टर और भी आगे हैं. जैसे एक ईएम वेव्स चैप्टर है जिसमें 70% ऑफ द चैप्टर इज सपोज्ड टू बी रोट लर्न. मतलब कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, यूजेस, कैसे जनरेट होता है, कहां पे यूज होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. दैट हैज टू बी मोर और लेस रोट लर्न, मोर और लेस. सो दैट इज वन. एंड द अदर इज दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि याद करने वाला है. अभी तक जो हमने पढ़ा उसको याद करने वाला चीज नहीं था, वो तो समझने वाला था. और जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले एक तो है जो कि याद होता है. अभी तक वाला मामला नहीं है. इसके बाद जो अभी हम लोग आज करने वाले हैं ये ज्यादातर जो है मोस्टली मेमोरी बेस्ड, ठीक है ना. और उसमें बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि मेमोरी बेस्ड होता है, सो दैट यू कैन आल्सो फोकस ऑन देम. क्योंकि एकदम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आ गया तो जनरली वो क्वेश्चन 10 सेकंड वाला होता है. अगर मैं पूछूंगा कि कौन सा एलिमेंट है या कौन सा सब्सटेंस है जो कि ये प्रॉपर्टी दिखाता है, अब 4 ऑप्शन है उसमें, मैंगनीज है, कॉपर है, ये है, वो कुछ दे दिया. मान लो लेट अस से कॉपर आंसर. अब वो कॉपर वाला जो आंसर है उसमें 10 से ज्यादा क्या लगेगा, ऐसा नहीं. अगर रोट लर्न है, और अगर रोट लर्न नहीं है तो दैट केस क्या, 10 साल भी दे दो, बैठा के रख दो तो क्या होगा, तो थोड़ी पता चल जाएगी कॉपर ही क्या है, अनलेस सम हेल्प इज गिवन, है नहीं. तो वो इस चैप्टर में कुछ है, एक दो चीजें जो कि अनफॉर्चुनेटली याद करने वाला है. और इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो देयरफॉर याद भी थोड़ा सा जो है करना पड़ेगा. Manan has asked कि what about modern physics? नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं, याद करने वाला कुछ नहीं मॉडर्न फिजिक्स में. थोड़ा सा है न्यूक्लियस में, बट दैट इज लाइक वेरी नॉर्मल. वो भी ज्यादा नहीं, बहुत कम. 2-4 इक्वेशंस याद करने पड़ते. अब मैंने 2-4 बोला, मतलब 4 भी क्या, हाँ 4. 2 फ्यूजन का रिएक्शन भी याद कर लो तो आई थिंक काफी. नहीं, एक आध अल्फा बीटा, ठीक है. तो मतलब समझ लीजिए 7-8 इक्वेशंस. तो न्यूक्लियस चैप्टर में तुमको 7-8 इक्वेशंस बैलेंस्ड वो याद करके जाना होगा. सो दैट इज द रोट लर्न पार्ट, ठीक है ना.
दैट इज न्यूक्लियस। इसके अलावा देखो रोटलन तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ खास नहीं है, नॉट मच, नॉमिनल है। पर दो तीन चैप्टर्स है, एक तो ये वाला जो चैप्टर कर रहे हैं और ईएम वेव्स है, इन दोनों में काफी कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एटलीस्ट। शिवम has asked which chapter are we discussing? Actually magnetism and matter का ही डिस्कस कर रहे थे, so let me give the heading first, and that is magnetic materials and their properties, ठीक है ना। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लाइन के नीचे लिखना है ये तो सारा बोर्ड कवर नहीं होता। अक्षित सेज कि कैन आई ज्वाइन फ्रॉम माय फोन आल्सो, लैपटॉप में आवाज थोड़ा क्रैक आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यू जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट हमें, ठीक है। नाउ दैट आई नो कि देयर आर 2 एंट्रीज, सो दैट्स ओके। अदरवाइज 2-3 एंट्रीज से आजकल सबके एंटेने खड़े हो जाते हैं ठीक है ना, क्योंकि एक दो क्लास में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ इंसिडेंट हो गया है। दिव्या में लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मेरे ना दिमाग से स्लिप कर गया, चलो आज मैं देखता हूँ। एंड दैट इज वो की में चेंजेस का क्या हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ अपने ही पर्सनल चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि अभी थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, मैं देखता हूँ आज। प्रणय has asked कि क्या इसका यूज केमिस्ट्री में भी होगा? I don't know what exactly you are trying to ask, I mean, but actually this question is more relevant for not this particular chapter but for atom and nucleus chapter, कि केमिस्ट्री में जो पढ़े हो ऑलमोस्ट वही समझ लो कि हम लोग रिपीट करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर केमिस्ट्री में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा, दैट्स द वे आई वुड लुक एट, ठीक है ना। दिव्या में आज क्या फिर ऑफिस में बिजी हो गए क्या? थोड़ा बहुत उसमें उसका भी और वैसे भी थोड़ा सा बिजी हो गए कुछ और वजह से। अच्छा, मनन has asked कि आर वी एट पार विद द सिलेबस? एक्चुअली और देयर हैज बीन सम इफेक्ट ड्यू टू लॉकडाउन। वीडियो भेजूंगा हुए ऑफिस का, अभी रिक्वेस्ट आ रहा है कि आपने ऑफिस का तो दिखाया, अभी भेजूंगा कभी, मे बी नेक्स्ट वीक, अभी क्योंकि सैटरडे संडे गया था उसके बाद गया नहीं। आर वी एट पार विद द सिलेबस? वेल एक्चुअली लास्ट ईयर ना थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया गया, इन द सेंस कि मैग्नेटिज्म के बाद ना वी स्टार्टेड विद ऑप्टिक्स, वो कुछ मैप करने के लिए था, बट इस बार तो ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा आज या कल में खत्म हो जाएगा, तो विल स्टार्ट विद ईएमआई, इसके बाद जो है ना चैप्टर करेंगे ईएमआई। लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑप्टिक्स किया, लास्ट ईयर में बिफोर समर हॉलीडेज, पर इस बार तो समर हॉलीडेज शायद कम ना हो जाए, व्हाट आई एम हियरिंग इसकी शायद 15 जून तक क्लास चलेगा, जो मैं सुन रहा हूं, बाकी एक बार कंफर्मेशन आने दो फिर पता चलेगा। बट लास्ट ईयर हमने ईएमआई के जगह लास्ट ईयर ऑप्टिक्स किया, तो इट्स अ सब्स्टिट्यूट, आई मीन, so like we are just exactly at par with the syllabus of last year, almost, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे पीछे है। there is some problem with login with share, so let me just give a message, ये प्रॉब्लम ना आजकल खूब हो रहा है, ये बड़ा चल रहा है, ठीक है ना। मैं जो फटाफट इसको एक मैसेज कर देता हूँ। चलो, तो जनरली मैं देखा हूँ कि ये जो मैंने अभी ग्रुप में डाला ना, इससे जनरली काम चल जाता है कि वो लॉग आउट करो और उसमें कुछ ऐप डेटा वेटा कुछ होता है शायद, तो वो उसको डिलीट कर दो या रिमूव कर दो, तो इससे, और अगर उससे नहीं होता तो दैट केस रीइंस्टॉल करने से भी काम चल रहा है, जो मैंने देखा। आई होप इट वर्क्स अभी, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक मटेरियल्स, देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस टुडे इज in link or is in sync with what we have discussed even in electrostatics also, and that is हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर मान लो ये कोई मटेरियल होता है और अगर बाहर से ई एक्सटर्नल दिया जाए,
इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड फील्ड भी क्रिएट होता है, ठीक है ना। इन दैट केस एक ई इंड्यूस्ड स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ई इंड्यूस्ड, यानी ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई इंड्यूस्ड, ठीक है ना। चलो ई कर दो ऐसे, तो जो ई नेट बनेगा अंदर वो बनेगा ई नॉट प्लस ई इंड्यूस्ड, दैट्स व्हाट हैपेंस अभी, ठीक है ना। ई नॉट प्लस ई इंड्यूस्ड, और ई इंड्यूस्ड हमेशा ई नॉट से ऑपोजिट होगा। Therefore, as E induced is always opposite to E naught, therefore E net is always less than E naught. Now this is something that we have seen in electrostatics, और उसी पे बेस्ड है वो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह। अभी मैं दोबारा इसको रिवाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, but it is to an extent you can say similar in electrostatics and in magnetism. But मैंने बोला similar, सेम नहीं बोला, सेम नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म ऑलरेडी तो एक चीज तो देखा ही होगा, इज दैट मैग्नेटिक फेनोमेना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना। ये एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, आई एम श्योर, है ना। तो इसमें भी वही चीज है कि व्हेन इट कम्स टू मैग्नेटिज्म थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एंड इजी। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो इन दैट केस ये हो जाएगा बी नॉट, ये हो जाएगा बी नॉट, ये हो जाएगा बी इंड्यूस्ड, और ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। हाउएवर यहां पे एक बड़ा मेजर फर्क है। क्या फर्क है पता है? मेजर फर्क ये है, मेजर फर्क ये है कि बी इंड्यूस्ड इज नॉट ऑलवेज, so B induced is not always opposite to B naught, and therefore B net जो बनेगा, therefore B net can be sometimes greater, है ना, or sometimes less than B naught. So obviously you will say कि भाई ये क्या चक्कर हो गया कि वहां पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, ऐसे क्यों फील्ड में हेराफेरी क्यों हो रहा है, फर्क क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों हो गया? To understand the difference, you have to understand the mechanism of how it actually works. So the mechanism of working is like this कि अगर मैं एक सब्सटेंस देखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात पहले कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक मेटल को लेता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होता है, ई इंड्यूस्ड। और मेटल में क्या होता है, ई इंड्यूस्ड बन जाता है इक्वल टू ई नॉट, एंड देयरफॉर ई नेट इक्वल टू 0। ये हो जाता है मेटल या कंडक्टर। दैट्स व्हाट वी सॉ। हाउ इट डिड हैपन, व्हाट इज द मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म इज दैट कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो सारा शिफ्ट हो जाता है इधर। कब तक? जब तक अंदर का इंड्यूस्ड फील्ड बाहर वाले फील्ड को बराबर ना कर दे तब तक शिफ्ट हो जाता है, यानी एक स्टेज आता है जब इंड्यूस्ड फील्ड और बाहर का बराबर होकर 0। लेकिन अगर मेटल नहीं हुआ, है ना, तो अगर मान लो नॉन मेटल हुआ, चलो इसको मिटाता नहीं हो फिलहाल, इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो नॉन मेटल हुआ, तो मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर रहा हूँ। नॉन मेटल अगर हुआ तो दैट केस क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे ताकत नहीं होता है, सॉरी इसके एटम्स के अंदर ऐसे ताकत नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन छिटक के चला जाए, लेकिन हाँ एटम थोड़ा डिस्टॉर्ट होने लगता है। तो एटम के डिस्टॉर्शन के कारण क्या होता है कि जो एटम है, ये अगर ये न्यूक्लियस है, तो अगर फील्ड इधर है तो देखना न्यूक्लियस तो कहीं जाएगा नहीं कि वो तो बाउंड है, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे हो जाता है, ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है उसका चार्ज सेंटर। तो देयरफॉर ऐसे हर एटम में ऐसे अगर डिस्टॉर्शन होने लगेगा तो दैट केस क्या होता है, मिनी फील्ड्स आर सेट इन ईच, ऐसे
ये सब मिलके क्या होता है, the E induced is less than E naught, but opposite, so therefore E net जो है less than E naught हो जाता है। लेकिन हाँ पूरा अपोज नहीं हो पाता है, इसलिए जीरो भी नहीं हो पाता है, इसलिए जीरो भी नहीं हो पाता है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर मान लो मेटल होता है तो इस तरीके से, और अगर नॉन मेटल होता है तो इन दैट केस एटम्स थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और उसके जो प्रोटॉन चार्ज सेंटर यानी बेसिकली न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेंटर वो कोइंसिडेंट नहीं होता। एक नॉर्मल एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी सेंटर हो गया, वो होता है पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे सिमेट्रिकली, तो इन दैट केस का तो उसका जो चार्ज देयर वो भी सेंटर पे आ जाता है, तो देयरफॉर देयर इज नो वे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैपनिंग आउटसाइड द एटम। एक नॉर्मल एटम में यही होता है, और अब एटम डिस्टॉर्ट हो चुका है, अब एटम का नेगेटिव चार्ज सेंटर थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो गया, क्यों, कि फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उधर है, तो एटम का नेगेटिव चार्ज सेंटर उधर शिफ्ट हो गया, तो उससे एक फील्ड क्रिएट हुआ, और फील्ड के डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगा, हर एटम की वजह से थोड़ा 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 फील्ड बनेगा। लेकिन ये नॉन मेटल है, ये उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, इसलिए ई इंड्यूस्ड बनेगा लेकिन बाहर वाले से थोड़ा कम बनता है। अब वो कितना डिग्री में कम बनता है, नॉन दैट इज लाइक व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल इज, और उसी के बेसिस पे वो सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये सिंबल सही नहीं है ना, ये बेटर सिंबल तो हमने पढ़ा था उसके बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मटेरियल प्रॉपर्टी एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज हुआ था कि कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, ई इंड्यूस्ड ऑपोजिट होगा, और या तो कम या तो बराबर हो, बस। तो यानी एक सेंस में देखा जाए तो सारे मटेरियल्स एक ही जैसे बिहेव करेगा, बस उसका डिग्री अलग अलग, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट नाउ लेट्स लुक एट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज मोर कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिज्म इज मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस सेंस कि जैसे हम बाहर का मैग्नेटिक फील्ड देते हैं ना, इन दैट केस पता है क्या होता है, तीन मेजर चीजें होता है। एक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, दो के बारे में हम ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड है अभी, बट जस्ट हाईलाइट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नंबर वन, देखो सपोज मैंने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया ऐसे, ये हो गया बीओ, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। उस आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो मटेरियल है उस पे क्या असर होता है, उसको जानने के लिए मैं बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे चला जाता हूं, क्योंकि ध्यान रखना हर सब्सटेंस के अंदर, आई विल रिपीट, हर सब्सटेंस के अंदर एटम्स होता है, और हर एटम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने का ताकत होता है, एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, बट फिर भी जनरली बन नहीं पाता। जनरली बन नहीं पाता इसलिए क्योंकि ऐसे मत सोचो कि इसका मतलब एटम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नील है, नो, एटम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन कई बार क्या होता है वो दब जाता है। अब बोलो कैसे दब जाता है, उसके पीछे एक दो रीजन जरा समझा जाए कैसे। एक तो एटॉमिक लेवल पे दब जाता है, कैसे ना, देखना अगर मान लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे एटम के कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कि मान लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एक का स्पिन होता है क्लॉकवाइज प्लस हाफ, और एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो एक को प्लस हाफ बोलते हैं, एक को माइनस हाफ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है ना, एक अगर घूम रहा है तो उसको वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है यूं, और उसका जो काउंटर पार्ट है वो ऐसे ऐसे से उल्टा घूम रहा है तो नीचे, यानी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एक की वजह से नीचे, तो नेट तो जीरो, यानी क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, एंड देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज ऑलमोस्ट counterbalanced, they counterbalance each other. ये हो गया एटॉमिक लेवल पे दबना। एक स्टैटिस्टिकल लेवल पे दब जाता है, कैसे, मान लो एक एटम के वजह से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इधर, पर वो एटम रैंडमली होगा चारों तरफ, तो कोई और दूसरा एटम होगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, ऐसा कर, तो देयरफॉर स्टैटिस्टिकली सारे आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं स्टैटिस्टिकली, कि कोई बायस तो है नहीं कि ये वाला ज्यादा पसंद है, तो हर डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है, तो therefore they all balance each other and therefore does not produce any net magnetic field. So therefore substances around us are mostly non-magnetic. That does not mean that they don't have the magnetic capability. It is just that either at atomic level or at statistical level they
do not produce any net magnetic field. That is the thing. By the way, एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्यों रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मोशन है. Any charge in motion produces magnetic field. Now this is something that we have read already. Current is सब. Biots-Savart's law वगैरह बहुत कुछ हमने पढ़ा. एक इलेक्ट्रॉन के पास दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी. एक होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन. घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, अगर स्पिन कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करने का ताकत है. और इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर अराउंड रिवॉल्विंग कर रहा है, तो यानी स्पिन के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और रिवोल्यूशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है. देखो हर इलेक्ट्रॉन के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन या तो वो कैपेबिलिटी एटॉमिक लेवल पे काफी हद तक दब जाता है, या तो स्टैटिस्टिकल लेवल पे काफी हद तक दब जाता है, यानी काउंटर बैलेंस हो जाता है. इस वजह से ज्यादातर जो हमारे आसपास के सब्सटेंसेस है वो हमें नॉन मैग्नेटिक दिखता है. ठीक है ना, ये हो गया एक्सप्लेनेशन टू एटॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल लेवल. अब मैं देखना चाह रहा हूं कि वही मटेरियल अगर मान लो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे, जो कि वैसे तो नॉन मैग्नेटिक था, लेकिन हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस पे क्या असर होगा. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसका असर क्या होता है मटेरियल के ऊपर. आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखते हैं उस पे क्या असर होता है. तो एक इफेक्ट हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, क्या होता है वो देखो. मैं एक काम करता हूं, मैं दो टाइप के एटम लेता हूं. वैसे तो दो टाइप का नहीं होगा, हजारों करोड़ टाइप के एटम होंगे. नाउ यू माइट सी कौन से टाइप का. एक जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है. यही दोनों ले लेते हैं. वैसे तो पॉसिबिलिटी और भी है कि कोई थोड़ा एंगल पे घूम रहा है, वो भी है. बट एंगल वाले को भी अगर तुम कंपोनेंट टाइप का कर लो, तो इन दैट केस क्या होगा ना, देखना दो ही टाइप के मिलेंगे. एक जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐसे घूम रहा है. तो लेट्स से एक में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, और एक में एंटी क्लॉकवाइज. अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड सबको ये अप्लाई कर रहा है. ठीक है ना. सपोज मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये अप्लाई कर रहा है, ये वाला. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी तो इधर है, तो क्यू वी क्रॉस बी क्या होता है. वी और बी देखो, वी क्रॉस बी फोर्स इधर आ रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज पे होता है, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज का है. देयरफॉर फोर्स इधर नहीं होगा, फोर्स अंदर की तरफ. दिस इज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एज पर F is equal to QV क्रॉस B. लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, देखो QV है ना, क्रॉस B क्रॉस है, तो क्रॉस B अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ. लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने अंदर की तरफ. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा हर जगह होगा. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो देखो वेलोसिटी ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो वेलोसिटी ऐसे हो गया, तो B क्रॉस B ऐसे. लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ऐसे. यानी बेसिकली क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा जो है रेडियली इनवर्ट से एक फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से इसका रेडियस घट जाएगा. ये इसका न्यू रेडियस हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ एटम. एक ग्रुप ऑफ एटम. इस वाले का क्या हो रहा है, इस वाले का अगर देखोगे तो देखो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी लेते हो, लेट्स से जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे, तो देखो B क्रॉस B फोर्स ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब इन दिस केस रेडियली इनवर्ट्स, लेकिन वो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ. यानी क्या होगा, इसका रेडियस ऐसे होगा. यानी पता क्या है कि अगर पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ऐसे घूम रहा है एक ऐसे घूम रहा है, इन दैट केस उनके मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो रहा था, या अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रलाइज हो रहा था. अब ऐसे नहीं हो पाएगा. क्यों, क्योंकि अब रेडियस बदल गया, एक का घट गया एक का बढ़ गया. है. यानी क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है. और एक चीज ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r. अगर आई को करंट मानो तो बाई 2r. तो अगर मान लो r एक का बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन घटता है, और अगर r घटता है तो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन बढ़ता है. अच्छा, अब ये जरूरी नहीं क्योंकि लीनियर तो है नहीं, नॉन लीनियर फंक्शन है. तो जो रेडियस बढ़ेगा उसका उसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, अगर उतना ही मैं रेडियस को घटाता हूं
तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। क्यों? वो डिनोमिनेटर में है, तो खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज चेंज क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होगा, एक देखना नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसके वजह से इसकी ज्यादा असर होगा। फाइन, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैं करता हूं 20/5 और -20/5, क्यों? एक की वजह से +20/5 म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, तो म्यू नॉट बाई 2 हटा दो, आई बाई आर, तो आई मान लो 20 था और आर 25 है। मान लो दोनों में आई आर का वैल्यू 1 चेंज हो गया, तो इसका बनेगा 20/4 और इसका बनेगा 20/6। तो देखो नेट अब जो है बैलेंस नहीं होगा, अब एक नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। एक की वजह से बढ़ा, एक की वजह से घटा, लेकिन जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो नहीं हुआ, पिछले बार जीरो, अब जीरो नहीं हुआ, जबकि रेडियस में मैंने सेम चेंज माना। बोले बात है कि सेम होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि अब डिस्प्रोपोर्शनेटली चेंज हुआ, जैसे बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आया, यानी एक नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जबकि पहले नहीं है, या नहीं। तो यानी अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ बनेगा। दैट्स रीजन नंबर 1। सो द क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस इज कि अगर मैं बाहर का मैग्नेटिक फील्ड देता हूं तो उसकी वजह से असर क्या होता है। तो पहली बात तो ये हो रहा है कि एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। दैट्स रीजन नंबर 1। Reason number 2 and 3 we cannot discuss right now. Reason number 2 is what is called as quantum coupling करके एक चीज है। अब वो तो देखो हम लोग के लेवल पे डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज दैट कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होता है क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी एक क्वांटिटी एसोसिएटेड होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दूसरा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड। तो कहने का मतलब कि इसमें एक लॉ भी चलता है जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो दैट यू विल नो बेटर। अभी तो जस्ट मैं लॉ लिख देता हूं, ठीक है ना, लेंजेस लॉ, ऐसे एस लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज लेंजेस लॉ। तो यानी बेसिकली क्या है कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मटेरियल पे डालते हो, इन दैट केस अंदर कुछ चेंजेस आता है। वो चेंजेस के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 इज डिस्टॉर्शन इन द साइज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उसके ऊपर किसी को ऐसे बढ़ता है घटता है तो एक नेट असर होता है। दूसरा क्वांटम कपलिंग करके एक चीज है जिसकी वजह से इफेक्ट होता है, जो कि हम लोग डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे इस लेवल पे, हायर लेवल वी माइट डिस्कस। और तीसरा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड एंड दैट इज लेंजेस लॉ। अब ये कैसे काम कर रहा है इस पे हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे जब हम लोग अगले चैप्टर में लेंजेस लॉ डिस्कस करेंगे। तो यानी इन तीनों इफेक्ट की वजह से मोटा मोटा क्या होता है, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बट देयर इज अ कैच। द कैच इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने दिया था तो जो ई इंड्यूस था वो हमेशा हमेशा जो है ई ओरिजिनल या ई आउटसाइड या ई एक्सटर्नल के ऑपोजिट था। चलो अब तो मिटा दिया मैंने। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में जो बी इंड्यूस्ड होगा, देखो लिखा है मैंने, बी इंड्यूस्ड इज नॉट ऑलवेज ऑपोजिट टू बी नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ऑपोजिट और कभी सेम डायरेक्शन में भी होता है। अच्छा, सेम डायरेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया मटेरियल के अंदर, तो देखना मटेरियल के अंदर उससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज व्हाट द इफेक्ट इज। क्यों? क्योंकि बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में आ जाता है कुछ मटेरियल्स। तभी तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है, क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल करके कोई टॉपिक पढ़ा है कि हम कैटेगराइज कर रहे थे कि ये ऐसे है वो ऐसे है जिसमें बढ़ता घटता ना। वी जस्ट सेड कंडक्टर नॉन कंडक्टर, दैट्स इट। लेकिन एक्चुअली क्या है कि कंडक्टर नॉन कंडक्टर का बेसिस भी अलग है, ई इंड्यूस्ड का नहीं है। ई इंड्यूस्ड तो हमेशा ऑपोजिट है। इसलिए इस मामले में कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हैज एक्चुअली द सेम बिहेवियर, उसको कैटेगराइज ही नहीं करना चाहिए। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से फर्क नहीं किया हमने फर्क किया बिकॉज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक में करंट अच्छे से फ्लो होता है, एक में नहीं होता, तो वो बेसिस था, नॉट ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन में तो दोनों का असर सेम है, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। हाँ, एक्सटेंट अलग, एक्सटेंट अलग, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी इस मामले में देखा जाए तो ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल्स ऑलमोस्ट बिहेव विद द
सेम वे। लेकिन मैग्नेटिज्म में, एज आई सेड, ड्यू टू दीज थ्री रीजंस, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव डिफरेंट। सबसे पहला मटेरियल है, these are called as diamagnetic materials। इसमें पता क्या होता है, इसमें पता क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो पता क्या होता है, बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस। इसमें क्या होता है, ये तो इन जनरल होगी, ये तो कभी मिटाऊंगा नहीं हूं। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, बी इंड्यूस्ड इज वेरी स्मॉल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल जैसे बी नॉट सपोज है 100 एंड लेट्स से बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -0.4, ठीक है, ये आ गया। तो यानी क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, जो बी नेट होगा that will be 100 minus 0.4 and that is 99.6, ये चीज होगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं बी नॉट से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो गया फिर, मैं बी नेट बाय बी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस बी इंड्यूस्ड बाय बी नॉट। और इस इक्वेशन के बेसिस पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे मैं दो चीजें डिफाइन करना चाहता हूं। नंबर 1, बी इंड्यूस्ड बाय बी नॉट is called as काई बोलते हैं इसको, काई, ठीक है ना, एक्स के तरह बट काई बोलते हैं इसको। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ज्यादा ही छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं, मैग्नेटिक susceptibility, मैग्नेटिक susceptibility, that is what is called। लेकिन क्योंकि बी इंड्यूस क्वाइट स्मॉल है, देखो वो क्वाइट स्मॉल है लेकिन नेगेटिव, देयरफॉर फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है इसका फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है ना, इट विल बी स्लाइटली नेगेटिव, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अब आ जाओ ये वाला बी नेट बाय बी नॉट, बी नेट बाय बी नॉट is called as mu r, called magnetic, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था परमिटिविटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, मैग्नेटिज्म में उसी का काउंटर पार्ट है परमिएबिलिटी। तो ये हो जाता है दिस कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो यानी म्यू आर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, दैट्स म्यू आर। और यू गेट काई एंड दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अच्छा अब ये बताओ कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का वैल्यू क्या होगा फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, है ना। तो यानी इन दिस केस म्यू आर विल बी स्लाइटली लेस देन 1। यानी देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक्सटर्नल से थोड़ा सा कम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल वैल्यू का एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है।
तो वही मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 100 का एक्सटर्नल फील्ड लगाया, 100 का एक्सटर्नल फील्ड लगाया, इंड्यूस्ड हो गया -0.4, बहुत कम वैल्यू, लेकिन ऑपोजिट, तो दैट इज व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म। अच्छा, इसमें क्योंकि 3 है, वैसे तो केमिस्ट्री में तुम लोग और ज्यादा पढ़ते हो, हम लोग फिजिक्स में 3 पढ़ने वाले, एंड दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये 3 हम लोग पढ़ने वाले। अच्छा, एक्चुअली इसके अलावा भी है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी, फिर एंटी फेरो, है ना, तो कई सारे और भी है, बट वी विल नॉट गो इनटू दोस मच ऑफ डिटेल्स, आई विल गो इनटू द 3, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बस इन्हीं तीनों पे हम फोकस करें, ठीक है ना। तो उसमें से मैंने डायमैग्नेटिक का बताया। डायमैग्नेटिक के अंदर कई सारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं वो मैं बाद में बता देता हूँ। देखो, एक अर्थ मैग्नेट से क्वेश्चन आ सकता है, एक बार मैग्नेट का क्वेश्चन आ सकता है, और इस पे 1-2 क्वेश्चन बनता है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले टॉपिक खत्म हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी के बुक में, दोबारा सुन लो अच्छे से, एनसीईआरटी के बुक में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल दिया, 5-5, 6-6 एग्जांपल्स है। तो वो 15 एग्जांपल्स जो है याद करके जाना। क्यों? क्योंकि पिछले अगर मैं 10 साल या 15 साल के क्वेश्चन में देखता हूं, तो समझ लो कि एटलीस्ट इस चैप्टर से ना भी हो तो 12-15 क्वेश्चन तो आए होगा। अच्छा, अगर तुम सेट्स लोगे तो और ज्यादा, तो लाइक दैट इज लाइक सेट में अगर है तो मैं उसको 1 करके एवरेज करके बता रहा हूँ मैं, मोरल्स, तो समझ लो कि 15 साल में 12 क्वेश्चन आए हो, ऐसे कुछ समझ लो स्टैटिस्टिक्स। हर साल नहीं आता, एक आध साल छोड़ देता। तो वो जो 12 क्वेश्चन है, उसमें 4-5 क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन तो आए हैं, मान लो मैग्नेट और उससे, अर्थ वाले से, और उन 12 में से 7 या 8 क्वेश्चन जो है क्या है पता है, मैंगनीज इज एन एग्जांपल ऑफ, अब दे दिया, फेरोमैग्नेटिक, ये एंटी फेरी जो भी, या कुछ इस तरह से दे दिया कि आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स या आउट ऑफ दीज सब्सटेंसेस व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक, अब 4 दे दिया, मैंगनीज, है ना, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 10 सेकंड में दे सकता हूं, नहीं तो 10 साल में भी नहीं, यही होता है। तो देयरफॉर वो जो 10 से 15 मटेरियल्स के उन्होंने लिस्ट दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, बस, क्योंकि अगर प्रदीप पढ़ोगे तो फिर एक-एक टाइप के 15-20 एग्जांपल, फिर तो 60 याद करके जाना, तो उतना आते भी नहीं है, आएंगे एनसीईआरटी बुक से ही। तो एनसीईआरटी बुक में करीब करीब 4-5 एग्जांपल्स है ऑफ ईच टाइप, तो 5 दिए 15 हो गया, डायमैग्नेटिक 5, फेरोमैग्नेटिक 5, पैरामैग्नेटिक 5, तो ये याद करके जाना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। सो बी केयरफुल ऑन दैट। चलो लेट्स प्रोसीड। यानी एक चीज पता चल गया कि डायमैग्नेटिज्म। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखने में फायदा होता है, पता क्या, डाया मतलब होता है जैसे मर जाना, है ना, खत्म हो जाना टाइप का, तो यानी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा खत्म हुआ, यानी थोड़ा कम हुआ, तो दैट इज अ वे ऑफ रिमेंबरिंग, क्योंकि अदरवाइज ना मिक्सअप हो जाता है कि डाया कौन सा, पैरा कौन सा। तो वो डाया वर्ड मतलब डाई वाला वर्ड से जैसे लिंक्ड है, तो डाई मतलब खत्म होना, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड हल्का सा खत्म होना, तो दैट्स अ वे ऑफ रिमेंबरिंग, बट एनीवे इट्स अप टू यू। अच्छा, इसके कुछ और भी चीजें हैं, एंड दैट इज these kind of materials they shun magnetic field, यानी एक्चुअली इसको समझो, इसमें पता है क्या होता है कि जैसे सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शुरू में पहले, यानी मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को डालने के पहले, मान लो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, ऐसे, ये ओरिजिनल, ये हो गया विदाउट एनी मटेरियल पुट इन, सपोज ये हो गया ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे, मटेरियल अगर रख दोगे, जैसे मान लो एक डायमैग्नेटिक का ब्लॉक रख, फिर पता क्या होगा, ऐसे हो जाए, यानी कायदे से इतने विड्थ में, कायदे से इतना विड्थ का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कायदे से 4 लाइन जाना चाहिए, लेकिन लाइंस जो है ना उसको अवॉइड करके साइड से निकल जाता है, तो इससे जो है ना एवरेज नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अंदर का फील्ड बाहर वाले फील्ड से थोड़ा कम वैल्यू का हो जाता है, तो ये होता है इसका बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू डायमैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मटेरियल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड मैंने जो रखा है बाहर का वो यूनिफॉर्म था, लेकिन जैसे मटेरियल रखा तो वहां पे लोकली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से चले गए और अंदर से कम गए रिलेटिव, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमैग्नेटिज्म। ठीक है ना? तो इसके भी एग्जांपल से देख लेना। ये हो गया डायमैग्नेटिक। अब आ जाओ ये चलो डायमैग्नेटिक का एक और चीज बता देता हूँ, इस डायमैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, उसका डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी फिक्स है एंड देयरफॉर परमिएबिलिटी भी फिक्स है। दैट्स द पार्ट। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आ गया एक दो। नंबर 1 इज अक्षित हैज आस्क्ड कि ये ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है। ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग होता है द एबिलिटी, है ना, ताकत, कैपेबिलिटी टू जनरेट इंड्यूस्ड फील्ड, टू जनरेट इंड्यूस्ड फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा जनरेट कर सकता है, यानी वो ज्यादा जो है या तो पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, तो वो चीज बस ये कि उसमें साइन का हेराफेरी है और कुछ नहीं, अभी तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। सो ससेप्टिबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी टू जनरेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट डजंट मैटर। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाओ पैरामैग्नेटिक। तो मुझे पूरा मिटाना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा इतना मिटाना, पर चलो कोई नहीं, मिटा दें। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, सब कुछ सेम है, बस ये कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल वैल्यू का होता है और इन द डायरेक्शन, यानी हाँ, इसमें डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कैसे, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले इसको सॉर्ट आउट किया। एंड दैट इज इसमें बी इंड्यूस्ड इज स्मॉल बट इन सेम डायरेक्शन, तभी तो फर्क पड़ा। अगर ये भी अपोजिट होता तो इसको डायमैग्नेटिज्म में ना डाल देते। तो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे सपोज मैंने बी नॉट दिया 100 और मान लो बी इंड्यूस्ड है सपोज इक्वल टू 0.6, ठीक है ना, 0.6, तो ये चीज है। बाकी ये डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन नहीं बदलता। ससेप्टिबिलिटी यानी काई का जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू बी इंड्यूस्ड बाय बी नॉट, और जो म्यू आर का यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू बी नेट बाय बी नॉट। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है, ये हो गया। यानी इसका जो ससेप्टिबिलिटी होगा दैट इज इक्वल टू 0.6 बाय 100, है ना, इक्वल टू 0.006। ये हो गया इसका ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और क्या, इसका जो परमिएबिलिटी होगा वो क्या होगा, 1 प्लस दिस, यानी 1 प्लस 0.006 यानी इक्वल टू 1.006। यानी मैं लिख सकता हूं इसके अंदर, एंड दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन बट अप्रोक्सीमेटली 0, यानी थोड़ा सा 0 से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बट स्मॉल वैल्यू। और क्या, जो परमिएबिलिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली but greater than 1, and that is the idea of paramagnetic materials. And that is what is paramagnetic materials. ये क्या paramagnetic? ये paramagnetic। अच्छा, इसके लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसका जो susceptibility है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब कैसे डिपेंडेंट है वो मैं बताने वाला हूँ, तो ये एक बार जरा देख लो इसके वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल but in the direction, but in same direction as external field. यानी B induced is small but in same direction as external field. तो हर एक का अलग अलग वो है ना, किसी में मैग्नेटिक कपलिंग वाला डोमिनेट करता है, क्वांटम कपलिंग, किसी में लेंजेस लॉ वाला डोमिनेट करता है, किसी में फर्स्ट वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया कि रेडियस के हेराफेरी की वजह से वो डोमिनेट करता है। तो ऐसे होके एक नेट इफेक्ट बनता है, उन तीनों का नेट इफेक्ट है
कि कुछ मटेरियल तो ऐसे होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होता है, और कुछ मटेरियल एक और टाइप का होता है, वो बात बताता हूँ। तो ये हो गया जो है तुम्हारा पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसके अंदर एक लॉ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैडम क्यूरी जो है got 2 Nobel prizes. One was along with his husband, along with her husband, but her husband died क्योंकि दोनों ना इसके ऊपर कर रहे थे एनालिसिस, रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल। तो शुरू में ना रेडियो एक्टिविटी का जो हैजार्ड्स है, ये साइंटिस्टों को भी मालूम नहीं था। So therefore they would do experiments normally like just me and you, I mean just wearing normal shirt, pants and so on. और उसमें रेडिएशन हैजार्ड होता है, और अगर एक एक्सपोजर लेवल क्रॉस करता है ना, तो इन दैट केस बॉडी के अंदर कैंसर होता है। तो दैट्स हाउ her husband died pretty early, ठीक है। But that did not stop her research, and she went on to win another Nobel Prize. So actually she was the first one to win 2 Nobel Prizes, ठीक है। उसके बाद भी एक दो लोगों को मिला है, जैसे लिनास पाउलिंग को मिला है, लेकिन लिनास पाउलिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से मिला। लिनास पाउलिंग को पहले मिला था फॉर नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, और जो दूसरा मिला था वो था नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो वो थोड़ा मामला अलग हो जाता, मतलब इट वाज नॉट फॉर साइंस। तो लाइक साइंस के ऊपर 2 नोबेल प्राइज बहुत कम लोगों को मिला है। एक और भी मिला था, दैट इज जॉन बर्डीन करके। तो जॉन बर्डीन का क्या है कि उन्होंने सेमीकंडक्टर, जो आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स और ये मोबाइल शोबाइल ये सब हम लोग सोच रहे हैं, इसका पहले जो फाउंडेशन स्टोन ले किया था, दैट वाज जॉन बर्डीन, एंड ही आल्सो वन नोबेल प्राइज ट्वाइस, एंड बिकॉज ऑफ साइंस ओनली। तो बिकॉज ऑफ साइंस अगर 2 नोबेल प्राइज हम देखते हैं तो बहुत कम लोगों को मिला, गिने चुने 2-3 जने को मिला है, एंड शी वाज द फर्स्ट वन। But I will tell you the injustice. Injustice is that she had done a lot of work even in magnetism also, and actually she deserved one more for magnetism. But then कहीं ना कहीं अभी ये तो कहने की बात है, I don't know whether this is the truth or not. कहीं ना उस समय even in European countries also, I think she was from पता नहीं शायद स्वीडन या ऐसी कुछ कंट्री से, पोलैंड, चलो आई एम नॉट वेरी श्योर, चलो लेट्स लेट दैट बी पोलैंड ओनली। तो वहां पे काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उन्होंने। आई मीन इवन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जैसे शुरू में उनका लैब अलग किया गया था बिकॉज़ शी वाज अ फीमेल, तो शी वाज एंटरिंग अ मेल बैस्टियन एंड सो ऑन। तो ये सब बड़ी सारी चीजें हुआ है, और कईयों का कंप्लेंट ये है कि इट वाज मोर ऑफ मेल ईगो, that's why she didn't get the 3rd Nobel Prize, but actually she deserved another one. देखो नोबेल प्राइज का कोई लिमिट नहीं है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो 4 एरिया में काम करोगे अच्छा, तो जेन्युइन तो 4 भी मिल सकता है, ऐसी कोई लिमिट। बट चक्कर क्या है ना कि एक तो 2 पहली बार मिला है, उसी में लोगों का ये होगा कि अरे एक फीमेल ने 2 जीत गए, और जबकि उसके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पहले लैब में अलाउड नहीं थे, है ना। शी वाज अलाउड ओनली ड्यूरिंग अ सर्टेन स्लॉट ऑफ टाइम इन द लैब, कि नहीं शाम को अलाउड नहीं होगा, रात को फीमेल्स नहीं होना चाहिए, मतलब तमाम जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स वर डन, बट शी वन 2, but actually she deserved 3. But anyway, ऐसे नोबेल प्राइज के तो हिस्ट्री देखोगे तो बड़े सारे डिस्क्रिमिनेशंस हो, तो like there is no counting to that. So let's come back. क्यूरी ने एक चीज देखा, and that is the susceptibility is inversely proportional to the temperature. यानी susceptibility is inversely proportional to temperature, लेकिन ये जो है केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी में ही जो है इसको कांस्टेंट से करो तो क्यूरी कांस्टेंट आ जाता है, C/T. So this is the Curie constant. अब ये सब के लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो susceptibility is because of this only, and that is variation, fine. तो that's how the paramagnetic materials behave. जबकि फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। डाया एंड पैरा आर समवट ऑपोजिट पोल्स ऑफ ईच अदर। एक में स्लाइटली उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक में स्लाइटली इन